प्राचीन भारत के संस्कृत भाषी लोगों को विदेशी आर्य बतलाने के लिए जो सबसे प्रमुख तर्क हैं वह भाषाई आधार पर हैं। आर्य सिद्धांत की तो शुरुआत ही इसी आधार पर हुई। इसीलिए इनके इस मूलभूत आधार को ही परखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक लोगों को विदेशी माना जाना चाहिए या फिर स्वदेशी। वैदिक लोगों को विदेशी आर्य बताने वाले अक्सर सवाल उठाते हैं कि यदि वैदिक लोग विदेशी नहीं थे और उनकी संस्कृत भाषा भारत की ही मूल भाषा थी, तो दक्षिण भारत की द्रविड़ियन भाषाएं संस्कृत से अलग परिवार की क्यों हैं? संस्कृत की यूरोपियन भाषाओं से इतनी समानता क्यों है, जबकि द्रविड़ भाषाओं की यूरोपियन भाषाओं से कोई समानता नहीं है? ऐसे में क्यों ना माना जाए कि द्रविड़ भाषाएं ही भारत की मूल भाषाएं हैं और संस्कृत विदेशियों द्वारा यहाँ लाई गई। अब जो इनका यह सवाल है, अब इस पर जरा तर्कपूर्ण तरीके से दृष्टि डालते हैं। देखिए, अगर संस्कृत इसलिए विदेशी है क्योंकि उसकी समानता यूरोपियन भाषाओं से है किंतु दक्षिण भारतीय भाषाओं से नहीं है, तो फिर इस लिहाज से तो अंग्रेजी भी ब्रिटेन के लिए विदेशी भाषा हो जाएगी, क्योंकि आज अंग्रेजी दुनिया के कई अन्य देशों में भी बोली जाती है, जबकि खुद ब्रिटेन में ही आपको आयरिश, वेल्स, स्कॉटिश जैसी नॉन इंग्लिश भाषाएं मिल जाती हैं। क्या इस आधार पर यह कहा जाए कि ब्रिटेन में अंग्रेजी बाहर से आई है? लेकिन हम जानते हैं कि अंग्रेजी ब्रिटेन की ही भाषा है। अंग्रेज जब बाहर के देशों में गए तो वहां अंग्रेजी भाषा भी ले गए। वैसे ही प्राचीन काल में भारतीय भी बाहर के इलाकों में गए और वहां संस्कृत भाषा भी ले गए होंगे। प्राचीन भारतीयों के बाहर जाने के और वहां राज्य तक स्थापित करने के अनेकों विवरण भारतीय शास्त्रों में दर्ज हैं। एक और बात ध्यान रखिए, प्राचीन भारत में कई विश्वविख्यात विश्वविद्यालय रहे, जहां दूसरे देशों से कई लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ संस्कृत में पढ़कर जब वे वापस अपने देश जाते होंगे तो संस्कृत भी तो उनके साथ वहां पहुंचती रही होगी। ऐसे अन्य कई कारणों से संस्कृत यूरोपीय देशों तक पहुंच गई होगी। समय के साथ उन जगहों पर कई भाषाई बदलाव हो गए होंगे और भाषा का रूप थोड़ा सा बदल गया होगा, लेकिन फिर भी कई भाषाई समानताएं बरकरार रहती हैं। नतीजतन आज हमें संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं में कई समानताएं मिल जाती हैं। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी के अलावा आयरिश, वेल्स, स्कॉटिश जैसी नॉन इंग्लिश भाषाएं मिल जाती हैं, लेकिन इससे अंग्रेजी विदेशी साबित नहीं की जाती, वैसे ही भारत में भी संस्कृत के अलावा द्रविड़ियन भाषाएं मिल जाती हैं और इससे संस्कृत विदेशी साबित नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक और तथ्य देखिए, 18वीं सदी में भारतीय और यूरोपियन भाषाओं की समानता का अध्ययन करते हुए कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि इन सभी भाषाओं का उद्गम किसी एक मूल भाषा से हुआ है। एक मूल से उपजी इन भाषाओं को इंडो यूरोपियन भाषाएं कहा गया। किंतु भाषाई समानताओं के आधार पर किसी मूल भाषा या मूल स्थान की कोई परिकल्पना करने से पहले हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कई विद्वान इससे भिन्न राय भी रखते हैं। उनके अनुसार यह जरूरी नहीं है कि आपसी समानता रखने वाली भाषाओं का उद्गम किसी एक मूल भाषा से ही हुआ हो। उनका उद्गम एकदम अलग अलग भी हो सकता है और भाषाई समानता के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि संभव है कि अपने उद्गम के शुरुआती समय में कुछ भाषाएं व्यापार, विस्तार, प्रवास, शिक्षा आदि के कारण से आपस में मिलजुल गई हों। पुराने समय में कई भारतीय विदेशों में जा बसे थे, हम जानते हैं। कई विदेशी छात्र भी पढ़ने को भारत में आते थे, यह भी हमें पता है। व्यापार के सिलसिले में भी लोग यहाँ से विदेश जाते थे और विदेशी यहाँ पर आते थे। एक लंबे अरसे तक भारत व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व में प्रमुख स्थान पर रहा है। इन सभी मेल मिलापों के चलते भी ऐसी भाषाई समानताएं उत्पन्न हो जाती हैं जैसी संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं में है। यानी पूरी संभावना है कि संस्कृत भारत में व अन्य यूरोपियन भाषाएं अपने अपने इलाकों में उत्पन्न हुई हों व अपने विकास के क्रम में हुए मेलजोल के कारण इन्होंने कई आपसी समानताएं विकसित कर ली हों। संभव है कि अतीत में कभी कोई ऐसी मूल भाषा रही ही ना हो जिसे हम प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा कहते हैं। और ये सारे अनुमान लगाना कि कोई भाषा यहाँ से वहां गई या वहां से यहाँ आई, ऐसा दोनों ही चीजें गलत हो सकती हैं। हो सकता है सब भाषाएं अपने अपने इलाकों में उत्पन्न हुई हों और विकसित हो रही हों और इन बाकी मेल जोलों के कारण उनमें आपसी समानताएं उत्पन्न हो गई हों। अब एक और पॉइंट भी समझिए, आज से 1000 साल बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान और उत्तर भारत की भाषाई समानता के आधार पर कहे कि हिंदी और पंजाबी भाषा भारत में पाकिस्तान से आई हुई विदेशी भाषाएं थीं, जबकि वास्तविकता में हम जानते हैं कि इन समानताओं का कारण यह है कि पाकिस्तान खुद ही कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज के भारत और हजारों साल पुराने प्राचीन भारत में इलाके का बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। आज से कुछ दशक पहले तक भारत के इलाके में पाकिस्तान भी आता था
उससे कुछ दशक पहले तक अफगानिस्तान भी भारत के इलाके में आता था। अब सोचिए हजारों साल पहले के भारत में आज के न जाने कौन कौन से देश आ जाते होंगे। तो आज जो हमें दूर के देश लगते हैं, क्या पता कभी वे भी भारत का हिस्सा रहे हों। इसलिए आज जिन देशों में हमें संस्कृत से समान भाषाएं दिखाई देती हैं, संभव है किसी समय में वे भारत का हिस्सा रहे हों और इसी कारण उनकी और हमारी भाषाओं में समानता आज तक हमें दिखाई देती है। इसके अलावा अब एक और तरीके से सोचने का प्रयास करिए। यदि संस्कृत इसलिए विदेशी भाषा मानी जाए कि वह भारत में पाए जाने वाले अन्य भाषा परिवारों से मेल नहीं खाती, तो इस लिहाज से तो किसी भी भाषा को भारतीय नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि कोई भी भाषा किसी अन्य भाषा परिवार की भाषा से मेल नहीं खाती है। और भारत में तो 6-7 भिन्न भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, फिर इनमें किसे स्वदेशी माना जाए और किस किस को विदेशी माना जाए। एक और तरीके से समझिए, अगर संस्कृत और द्रविड़ भाषाएं भिन्न भाषा परिवार से हैं, तो इससे संस्कृत को ही विदेशी क्यों साबित किया जाए? क्यों नहीं कहा जा सकता कि संस्कृत भाषा भारत की मूल भाषा है और द्रविड़ भाषाएं विदेशी हैं? क्या द्रविड़ियन भाषाओं को इसलिए भारत की मूल भाषाएं माना जाए क्योंकि इनका यूरोपीय भाषाओं से कोई लेना देना नहीं है? तो इस लिहाज से तो अंडमानी भाषा को भारत की मूल भाषा मानना चाहिए, क्योंकि इसका तो यूरोप तो क्या विश्व के किसी अन्य इलाके से कोई लेना देना नहीं है। यह बस अंडमान में ही बोली जाती है। इस आधार पर क्या यह अनुमान लगाया जाए कि हजारों साल पहले आए द्रविड़ भाषी आक्रांताओं ने भारत के मूल निवासी अंडमानी लोगों को हराकर उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया और वे जान बचाने के लिए समंदर पार करके अंडमान द्वीप समूह पर जाकर बस गए? देखिए, अनुमान कुछ भी लगाए जा सकते हैं, सोचना यह है कि वे भारत के हित में योगदान करेंगे या अहित में। तो अंडमानी और द्रविड़ भाषाएं भिन्न भाषा परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन इस आधार पर हम कोई विदेशी और मूल निवासी की कहानी नहीं गढ़ते, दोनों कोई भारतीय भाषाएं मान लेते हैं। तो फिर संस्कृत से क्या बैर है? संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं की भिन्नता देखकर विदेशी और मूल निवासी के झगड़े की कहानी क्यों गढ़ ली जाती है? किसके फायदे के लिए? इतिहास को पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और पॉइंट देखिए, प्राचीन भारत जो था वो कोई गली या मोहल्ला तो था नहीं, वो एक विशाल देश था, आज के भारत से भी बहुत ज्यादा विशाल। तो जब दुनिया में 100 से ज्यादा एकदम भिन्न भाषाएं विकसित हो सकती हैं, तो क्या इतने विशाल भारत में 4-6 भिन्न भाषाएं विकसित नहीं हो सकती? कश्मीर में पाई जाने वाली बुरशास्की भी एकदम भिन्न भाषा है। जब बुरशास्की का भारत में उद्गम हो सकता है, अंडमानी का भारत में उद्गम हो सकता है, द्रविड़ भाषाओं का भारत में उद्गम हो सकता है, तो भाई संस्कृत का आखिर भारत में उद्गम क्यों नहीं हो सकता? संस्कृत से इतनी तकलीफ क्यों है? अब एक और बात समझिए, केवल संस्कृत को लेकर ही बेतुके अनुमान क्यों लगाए जाते रहे? जो लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा बाहर से आई और उससे पहले पूरे भारत में बस द्रविड़ भाषाएं बोली जाती थी, वे त्रिकालदर्शी विद्वान यह भी बताएं कि द्रविड़ियन भाषाओं की उत्पत्ति भारत के किस इलाके में हुई थी। क्या पूरा प्राचीन भारत इनका होमलैंड था? ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर ऐसा था तो इतना विशाल इलाका जब इनका होमलैंड हो सकता है, तो फिर इंडो यूरोपियन भाषाओं का होमलैंड भी यूरोप से लेकर उत्तर भारत के इलाके तक हो सकता है। फिर तो संस्कृत को विदेशी बताने का कोई औचित्य नहीं रहा। लेकिन हम इंडो यूरोपियन भाषाओं का मूल स्थान इतना बड़ा इलाका नहीं मानते, उसे कोई सीमित इलाका माना जाता है। तो फिर द्रविड़ियन भाषाओं का होमलैंड भी कोई निश्चित इलाका ही माना जाएगा। फिर कहाँ पर था वो होमलैंड? उत्तर भारत में था या दक्षिण भारत में था? द्रविड़ भाषाओं का होमलैंड अगर उत्तर भारत में था, तो उस समय दक्षिण भारत में कौन थे? उनकी भाषा और सभ्यता को समाप्त करके दक्षिण भारतीय कब वहां काबिज हुए? और अगर होमलैंड दक्षिण भारत में था, तो उस समय उत्तर भारत में कौन थे? उनकी भाषा और सभ्यता को नष्ट करके दक्षिण भारतीय वहां कब काबिज हुए? तभी तो बाहर से आने वाले आर्यों को दक्षिण भारतीय वहां मिले होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए, एक बात क्लियर समझिए, यहाँ पर उद्देश्य किसी दक्षिण भारतीय का अपमान करना नहीं है। यह बस उनको समझाने के लिए मैंने सवाल उठाए जो विभाजनकारियों के षड्यंत्र में फंसकर विदेशी और मूल निवासी का एजेंडे का शिकार हो जाते हैं। वे समझें कि इतिहास की खोज में बेतुके सवालों और बेहुदा अनुमानों से आप बस अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के नाश की नींव रख रहे होते हैं। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।